हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डीएसओ, ये जो बीपीएससी ने भी एग्ज़ाम लिया है डीएसओ का, उसके पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो इसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि वीडियो लंबा है या फिर इतना ज़्यादा जो डेटा है उसे कैसे रिवाइज करना है। तो मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये दिक्कत कुछ लोगों की नहीं, ये दिक्कत मेजॉरिटी की है। और जो लोग ये नहीं कर रहे हैं वो मेजॉरिटी में ही रह रहे हैं। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि मानिए 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, फिर कितने लोगों का निकलेगा? 15,000। कितने लोगों का नहीं होगा? 4,85,000, 485,000। तो ये मेजॉरिटी में लोग हैं। तो ये मेजॉरिटी में लगे, इनमें से बहुत लोगों को लग रहा हो कि वीडियो बहुत लंबा है, फैक्ट्स हैं, या कोई बुक बहुत लेंदी है, बहुत मोटी बुक है, कैसे पढ़ें। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको माइनॉरिटी में आना है तो सब करना होगा। और टाइम अब बस 1 महीना बचा है, बस 1 मंथ। तो आपको ये सब चीज़ें करना होगा, क्योंकि और अगर आप पहले दे चुके हैं और पहले फेल हुए हैं तो आप याद करिए, आप पिछली बार भी जब आप पेपर के पास पहुँचे होंगे 30 दिन 35 दिन पहले, तो आपको लग रहा होगा कि कैसे होगा, ना करंट अफेयर अभी तैयार है, ना ज्योग्राफी तैयार है, ना साइंस तैयार है, और बुक्स भी इतनी मोटी मोटी है, और वीडियोज़ भी देखो तो 5 घंटे 4 घंटे 1 घंटे के वीडियोज़ है, कैसे देखा जाएगा इतना? एक बार में समझ भी नहीं, एक बार में याद भी नहीं होगा, 3 4 बार देखना। तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ले देता हूँ नो ऑप्शन। अगर आपको आना है इसमें तो करना पड़ेगा, लोग कर रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं ज्योग्राफी की। जो डीएसओ में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए थे उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर देयर बॉर्डर्स विद यूक्रेन। यूक्रेन हमेशा न्यूज़ में रहेगा, अभी तक वहाँ यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई चल ही रही है। तो चलिए पहले मैप से देखते हैं। पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि ज्योग्राफी का जो मतलब होता है वो मेनली मैप होता है। आपको ज्योग्राफी हमेशा मैप से पढ़ना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ आपको, मतलब कभी भी आपको उस चीज़ को रिकॉल करना पड़े तो आपको तुरंत वो याद आ जाए, इसलिए हमेशा मैप से ही पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन के जो नेबरिंग कंट्रीज है जिनके बॉर्डर्स यूक्रेन के साथ हैं वो है रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे याद कर लें। याद कैसे करेंगे? याद करने का मतलब होता है कि आप एक ऐसे क्लॉकवाइज एंड, जैसे ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो इसी तरीके एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करके आप पूरा याद कर लें क्या क्या कौन कौन से कंट्रीज हैं। जैसे इसके नीचे यहाँ ब्लैक सी है, और आपका एक टास्क है जो कमेंट में बताना है कि कौन सा सी है, ताकि आप कभी ना भूलें। अगर आप ये चीज़ें आप कमेंट में लिखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए अब आते हैं इस पे ऑप्शंस पे कि कौन सा कंट्री इसके है, ये नेबरिंग कंट्री या नहीं है। जैसे बेलारूस है ऑप्शन में, होगा। पोलैंड आप यहाँ देख सकते हैं, पोलैंड भी है। स्लोवाकिया भी है। यहाँ पे रोमानिया आ रहा है, रोमानिया भी है। और यहाँ पे मोल्डोवा है, तो मोल्डोवा भी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑल ऑफ द एबव। स्लोवाकिया, रोमानिया, बेलारूस, मोल्डोवा, चारों होंगे, तो ये हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द एबव। तो ये क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए किसके कौन कौन से इसके जो कंट्रीज हैं वो चारों तरफ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। In 2024, along with Niger, which other countries announced their withdrawal from the economic community of West African states? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अगर ये जो अभी डीएसओ का एग्जाम हुआ है, अगर ये एग्जाम लास्ट ईयर होता तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन। लेकिन डीएसओ के पेपर में और बीपीएससी 71 इस पेपर में बहुत टाइम का डिफरेंस नहीं है, 2 महीने का भी डिफरेंस नहीं है, 2 महीने से कम का डिफरेंस है, लगभग 1.5 मंथ्स का। तो ये करंट अफेयर जिसमें पूछा गया वो इसके लिए भी करंट अफेयर है, तो ये जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में कौन कौन से देश आते हैं। एक कम्युनिटी बनाया इन्होंने ताकि यहाँ पे जो साथ में इनका डेवलपमेंट हो सके। वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज वन ऑफ द लिस्ट डेवलप्ड एरियाज में आते हैं, इसलिए इनका एक कम्युनिटी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज है इसमें। ये जैसे यहाँ पे है, मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं। इसमें आपके बेनिन है, टोगो है, घाना है, बुर्किना फासो है, माली है, नाइजीरिया है। इसके बाद आपका इधर कोटे डी आइवोर है, कोटे डी एवरी है, लाइबेरिया है, सिएरा लियोन है, गिनी है, गिने बिसाऊ है, सेनेगल भी है, ये गाम्बिया है। और इसके साथ यहाँ पे एक बगल में
एक जो है एक और कंट्री है जिसका कि आपका नाम यहाँ पे काबो वर्डे, ये आपको कहाँ पे है, तो ये मॉरिटेनिया और सेनेगल के इधर यहाँ पे है कहीं पे, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ये है। तो इस तरीके से आपका ये जितने भी कंट्री, नाइजर इधर छूट गया, नाइजर भी है, तो ये सारे देश हैं, टोटल 15 कंट्रीज हैं। इसमें आप नाम देख सकते हैं, बेनिन, बुर्किन फासो, काबो वर्दे, कोटे डी आइवरी, द गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लिबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन एंड टोगो। अब इसमें बात आता है, अब आते हैं अपने सवाल पे। इस पे क्या है, इन 2024 अलॉन्ग विथ नाइजर विच अदर कंट्रीज अनाउंस देयर विड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो मैंने इस पे रेड मार्क किया है इसीलिए कि नाइजर के साथ जो 2 कंट्रीज हैं वो माली हैं एंड बुर्किना फासो हैं। अब बात आती है कि इन्होंने क्यों छोड़ दिया, क्यों इन्होंने फैसला लिया कि 15 का जो कम्युनिटी है उससे बाहर जाएंगे। तो इनका ये कहना था कि इन तीनों कंट्रीज में, बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इन तीनों कंट्री में मिलिट्री जुंता का रूल है, जैसे कि आपने म्यांमार में सुना होगा। तो ये मिलिट्री जुंता का यहाँ पे है। तो इनका कहना था कि इसके कारण से जो इन पे बहुत दिक्कतें आ रही हैं इनको यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे जैसे कि इन पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये जो कम्युनिटी है ये बहुत सारे सैंक्शंस वगैरह लगा रहा, तो इसलिए इन्होंने इस कम्युनिटी को छोड़ दिया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 और 4। और आपको याद करना है यहाँ पे, तो आप इसको कंट्रीज का नाम 2 बार पढ़ लें, आपको याद होगा। और आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, बुर्किना फासो, माली, नाइजर। तो ऐसे करके बस आप अगर बीपीएससी पूछता है तो ये पूछेगा कि कितने मेंबर्स थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। अभी कितने हैं 3 छोड़ने के बाद, तो -3, 12 मेंबर्स। ये पूछ सकता है बीपीएससी, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो। अब चलिए यहाँ पे आते हैं कि एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। पहले यहाँ पे इंडिया के बारे में पूछा और चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में पूछा, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम आंसर पे आते हैं, इसका आंसर होगा 919। और अब बात करते हैं सेक्स रेशियो का। सेक्स रेशियो का आंसर क्या होगा, 943। तो इसमें अब 919 है, 943 दोनों ऑप्शन है, तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। लेकिन हमेशा याद रखिए कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो इंडिया का कम है इन रिस्पेक्ट टू सेक्स रेशियो, लेकिन ये जो बिहार का है वो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो इन रिस्पेक्ट टू सेक्स रेशियो ज़्यादा है बिहार में। तो आपको कमेंट करना है बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो। ऐसे मैं बता ही देता हूँ, बिहार का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये आपका हो जाता है 935। जैसे मैंने नहीं बताया, ये ज़्यादा है। और जो सेक्स रेशियो है वो हो जाता है 918। यहाँ उल्टा है, यहाँ 919 है चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो 943। तो आंसर क्या हो जाएगा, 919। अब आप एक चीज़ कमेंट करिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से इसमें इंडिया का क्या है सेक्स रेशियो। बस आप कमेंट कर दें कि इसमें क्या है नंबर्स, कि पर 1000 बॉयज या मेल में कितने फीमेल से, बस नंबर आप कमेंट कर दें। आप अगर कमेंट करेंगे आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज ब्लू इकॉनमी रिफर्स टू। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था, सबको पता है ब्लू इकॉनमी वाटर से रिलेटेड है, और इसके लिए आंसर हो जाएगा बी। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं। हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका कि लक्षद्वीप इज मेड ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स। तो पहले अब बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। जैसे 2 आइलैंड्स हमारे पास है लक्षद्वीप, अगर इंडिया को हम ऐसे दिखाएं तो यहाँ पे है लक्षद्वीप, इधर है अंडमान एंड निकोबार। तो हम बात करेंगे लक्षद्वीप पे। अभी लक्षद्वीप का पहले मतलब क्या होता है, यहाँ लाख जो आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है लाख्स ऑफ आइलैंड्स, द्वीप। लेकिन इसमें ऑप्शन में कोई लाख नहीं है, तो ये है कि बस ये नेम सेक है, इसमें कोई लाख की बात नहीं हो रही है। तो अब हम क्वेश्चन पूछता है कि कितने आइलैंड से बना हुआ, तो इसका मैं आंसर बताता हूँ 36। लेकिन अगर बीपीएससी को पूछना होगा तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो अब क्या पूछ सकता है। तो अब मैं इस पर बात करता हूँ, इसमें इनहेबिटेड आइलैंड्स कितने हैं। इनहेबिटेड आइलैंड्स है 10। ये स्क्वायर कितना है, इतना लक्षद्वीप आइलैंड का जो एरिया है वो कितना है, वो आपका 32 स्क्वायर किलोमीटर।
चलिए एक और सवाल का आप जवाब दें कमेंट्स में कि स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी क्या है इंडिया में। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है, इसका आप जवाब दें, लिखें कमेंट्स में। बहुत लोग को समझ भी गए होंगे। तो अब बात करते हैं, जैसे ये हो गया आपका लक्षद्वीप, लेकिन अब लक्षद्वीप है तो अंडमान एंड निकोबार का भी बात करना होगा हम लोग को। तो अंडमान एंड निकोबार के बारे में जानते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है डेटा। बहुत जगहों पे आपको अलग डेटा मिलेगा कि टोटल उसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे सिर्फ आइलैंड्स की बात नहीं है, यहाँ पे आइलेट्स की बात है, जो छोटे आइलैंड्स होते हैं। और साथ में उसमें लिखा हुआ है एक चीज़ है रॉकी आउटक्रॉप्स। ये टोटल कितने हैं तीनों मिलाकर, ये टोटल है 836। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो ये तीनों पूछेगा आपसे, क्योंकि उसको ऑफिशियल साइट पे है। और कभी बीपीएससी लेता है तो ऑफिशियल साइट को ही सही मानता है, विकीपीडिया और गूगल से उसे कोई मतलब नहीं है। इसका एरिया क्या है 8249 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें ही बात करते हैं कि इनहेबिटेड आइलैंड्स कितने हैं, इनहेबिटेशन कितने पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31। तो एक चीज़ है, बहुत जगहों पे आप ये 36 38 दिखेगा, ये गलत है। 38 बहुत जगहों पे दिखेगा, उसके ऑफिशियल साइट पे ऐसा नहीं है। तो जो ऑफिशियल साइट पे है 31 उसे लेकर चलना। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि लक्षद्वीप है उसमें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अंडमान निकोबार में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो पुराने क्वेश्चन आते थे शहीद द्वीप क्या है, स्वराज द्वीप क्या है, वो तो आपने पढ़ रखा होगा, बहुत बार पूछा गया। लेकिन ये जो डेटा है जो लोग नहीं पढ़ते हैं मेनली, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको आगे दिक्कत ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करते हैं मैत्री सेतु का। द ब्रिज कनेक्टिंग त्रिपुरा विथ इंडियन त्रिपुरा ऑफ, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, त्रिपुरा ऑफ इंडिया विथ बांग्लादेश हैज बीन बिल्ट ओवर विच रिवर। तो इसका जो आंसर है वो होगा फेनी रिवर। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था। तो इसका आप एक चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, किसी जैसे बोल दिया है कि मानिए इधर इंडिया है, यहाँ पे बांग्लादेश है, तो यहाँ पे है त्रिपुरा और यहाँ पे है बांग्लादेश। तो बात है कि त्रिपुरा के किस शहर से और बांग्लादेश के किस शहर से इस ब्रिज को कनेक्ट किया जाता है। तो त्रिपुरा का जो शहर है उसका नाम है सबरूम, और जो बांग्लादेश में है वो है रामगढ़। आपको ये याद रखना चाहिए कि रामगढ़ जो है वो बांग्लादेश से है और सबरूम जो है वो त्रिपुरा से है। और इसका लेंथ क्या है, ये जो है आपका ब्रिज उसका लेंथ है 1.9 किलोमीटर। अब बात आती है कि इसे बनाया किसने। तो ये बनाया गया है, अच्छे से इस नाम को आप याद कर लें, इस नाम को याद कर लें, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडिया का है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अगर बीपीएससी चाहता है कि कट ऑफ को कम करना है तो आपको ऐसे सवाल पूछेगा कि ठीक है फेनी रिवर पे बना, सब कुछ दे देगा और पूछा किसने बनाया, और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा। तो उसमें आपको ये याद करना है कि नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड। मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता, ये इसका आंसर आप खुद बताएं। अब आते हैं इसमें, सादा तनसीक टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है सादा तनसीक, ये न्यूज में है। तो आप किसी भी मैगजीन से जितने मिलिट्री एक्सरसाइज वाले हैं वो एक बार आप पढ़ के जाएं। और मैं बता रहा हूँ अभी नहीं पढ़ें, जैसे 13 सितंबर को पेपर है तो इसे आपको पढ़ना है सितंबर में, मतलब 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर के बीच, ताकि आपको याद रहे। एक बार नहीं पढ़ना है। अगर आप 1 तारीख को पढ़ते हैं फिर उसे 3 को पढ़ें फिर 5 को पढ़ें, ये 3 बार आपको करना है। उसके बाद आपको जैसे सादा तनसीक दिखेगा आपको सीधा सऊदी अरबिया पता होगा। आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या था नहीं, क्योंकि बीपीएससी इतना अंदर पूछता नहीं, कभी भी डायरेक्ट पूछता है। तो आपको ये है, और उसे 3 बार पढ़ना है। अगर 2 तारीख को पढ़ना है तो फिर 4 तारीख को पढ़े, 6 तारीख को पढ़े, ऐसे करके आपको पढ़ना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे 4 हमारे वाटरफॉल का है और 4 स्टेट्स दिए, कर्नाटका, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गोवा। मैप पे देखते कहाँ का है ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ये है आपका कर्नाटका, ये है आपका गोवा यहाँ पे कर्नाटका के पास, और इधर है आपका उड़ीसा। तो अब बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं
कि कर्नाटका में क्या है, गोवा में क्या है, ऑप्शंस क्या थे इसमें। इसमें आपका है दूध सागर, बरकाना, खंडहर एंड पलानी। तो ये जो है आपका, इसमें सबसे पहले हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। इसमें क्या है आपका, ये पलनी या पलानी से पढ़ते हैं, ये है। फिर आपका जो ऑप्शंस में है आपका कर्नाटका, तो कर्नाटका के पास आता है। कर्नाटका में आपका बरकाना है, यहाँ दूध सागर भी दिया है लेकिन ये गोवा में लिया जाएगा। गोवा और कर्नाटका अगल बगल है तो इसमें दोनों में आ गया है। दूध सागर गोवा में है। और फिर एक ऑप्शन आपका था उड़ीसा, तो उड़ीसा हम देखते हैं उड़ीसा कहाँ, उड़ीसा में कौन सा आपका है जो है, वो है आपका खंडधर। तो इस तरीके से आपका आंसर मिल गया। एक बार आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लें कि कहाँ पे कौन सा है। जैसे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बीपीएससी से रिलेटेड जगह है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ें और इसे एक बार 2 बार रिवाइज कर दें। जैसे कभी भी बैठे हैं ना, सोने से पहले इस वीडियो को या तो चला के यहाँ पे पॉज करके या फिर इसके पीडीएफ से आप एक बार इसे देख लें। तो अब इसका आंसर पे आते हैं हम लोग। कहाँ हो गया, ये हो गया आपका गोवा, ये क्या हो गया आपका उड़ीसा, ये क्या हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये क्या हो गया आपका कर्नाटका। तो आप अब आंसर बना लेंगे आराम से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह इन विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड द लीचिंग प्रोसेस इज वेरी एक्सटेंसिव एंड क्विक। तो अब देखिए, अब लीचिंग प्रोसेस, जब आपको लीचिंग प्रोसेस ही ना पता हो तो आप कैसे बताएंगे कि क्या है। तो लीचिंग प्रोसेस क्या होता है कि जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं एंड मिनरल्स हैं, ये क्या होते हैं, ये वॉश आउट हो जाते हैं। क्यों, वाटर परकोलेशन के कारण। अब वाटर परकुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ पे होगा मोर रेनफॉल। ऐसे आपको सोचना है एग्जाम में, याद नहीं करना है कि अरे पढ़ाई नहीं कि मिड लैटिट्यूड रीजन क्या होगा, ये एनसीईआरटी में तो दिया था, पढ़ाई नहीं कैसे होगा। नहीं, आप ऐसे पहुंचेंगे कि अच्छा ये तो लीचिंग आपको पता होगा, सोलुबल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को वॉश आउट कर देता है, वाटर परकुलेशन, वाटर का मोर रेनफॉल। इसमें मॉइस्ट एक ही ऑप्शन है, मॉइस्ट ट्रॉपिकल रीजन। ये ड्राई और कोल्ड वाले में तो बारिश नहीं होगा ना, तो यह मॉइस्ट वाला। सीधा अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन द वर्ल्ड विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड सेरिकल्चर आर वेल डेवलप्ड। तो पहले जानते हैं कि विटीकल्चर होता क्या है। ये आपका जो विटीकल्चर है इसे कहते हैं ग्रेप कल्टीवेशन। ये ग्रेप कल्टीवेशन क्या होता है, तो ग्रेप कल्टीवेशन जो है जिसे वाइन्स बनते हैं आपके, तो इसमें आपका है कौन से देश में है सबसे ज़्यादा, फ्रांस, इटली एंड स्पेन। फिर हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। और सेरिकल्चर क्या है, सेरिकल्चर है सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन के लिए हमारे यहाँ भी बिहार में भी एक डिस्ट्रिक्ट है जो फेमस है, आपको उसका नाम बताना है कमेंट्स में, जरूर से ज़रूर बताएं। तो अब ये फ्रांस, इटली, स्पेन कहाँ पे आएगा, किस रीजन में आएगा। तो आपको मानसून रीजन में नहीं है, ट्रॉपिकल हाईलैंड्स नहीं है, मरीन बेस्ड कोस्ट एरियाज नहीं है, तो आपको बहुत ही मतलब आसान सा बन जाता है मेडिटेरियन रीजन। और जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, ज्योग्राफी एनसीईआरटी से पढ़े हो या फिर जीसी लियोंग से पढ़े, उन्हें पता है कि विटीकल्चर हॉर्टिकल्चर का जो मेन जो रीजन है, सेरिकल्चर कन्फ्यूजिंग है, लेकिन विटीकल्चर हॉर्टिकल्चर का जो मेन रीजन है वो मेडिटेरियन रीजन ही है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। वर्ल्ड्स मैक्सिमम वोल्केनोज आर फाउंड इन द बेल्ट ऑफ सर्कम पैसिफिक बेल्ट। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट क्या होता है कि जो पैसिफिक ओशन है उस पर जो सर्कमफ्रेंस, जैसे सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है ना, ये जो है आपका इधर, ये जो है, ये सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसे। तो इसे, ये जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है कि जो पैसिफिक ओशन है उसके जो सर्कमफ्रेंस पे है, इसे आप लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। अब आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब चलते हैं इसमें कि कहाँ पे ज़्यादा वोल्केनो है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वोल्केनोज और जो अर्थक्वेक रिलेटेड है ये कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हम पहले जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे, इंडिया के पास आते हैं, इंडियन ओशन। ये आपका इंडियन ओशन बहुत कम है। फिर आते हैं अटलांटिक में, ये अटलांटिक है, बहुत कम है। लेकिन ये है पैसिफिक का सरकमफ्रेंस, देखिए किनारों पे, ये है सरकम पैसिफिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सरकम पैसिफिक बेल्ट।
अब अगले सवाल पे आते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज। इसमें लोग हमेशा देखिए पोलर रीजन होगा नहीं, वहाँ पे पोलर बियर एक तरफ और एक तरफ पेंगुइन ही मिलते हैं, ये हो नहीं सकता। टेम्परेट रीजन नहीं होगा। अब बात आता है ट्रॉपिकल रीजन और ओशन में, तो ओशन में बहुत ज़्यादा है, मतलब नियर टू मैक्सिमम। नियर टू मैक्सिमम क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। तो आपको ये इतनी बार पूछा जा चुका है, अगर आपने कोई भी पिछले 5 साल में पेपर दिया हो तो उसमें क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। तो आपको ये चीज़ है इसके बारे में, और आप मतलब इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। अब अगले सवाल पे आते हैं, द टॉप 2 लीडिंग टीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर। तो पहले इसमें हम बात करेंगे कि टीन प्रोड्यूसिंग कंट्री टॉप 5 कौन कौन है। तो सबसे पहले कौन सा है? पहले पे आते हैं चाइना, सेकेंड पे आते हैं इंडोनेशिया, थर्ड पे म्यांमार, फोर्थ पे पेरू, फिफ्थ पे ब्राज़ील। तो आपको अब बात है कि क्वेश्चन बने कैसे, ये तो पूछ लिया, अब तो पूछेगा नहीं। तो आपको टीन का जैसे पूछा है ना, ऐसे ही आप कुछ कुछ याद कर लें। आयरन याद कर लें, एल्यूमिनियम याद कर लें, कॉपर याद कर लें, जो मेन चीज़ें हैं ना इसे याद कर लें। जैसे लिथियम बहुत न्यूज में रहता है, लिथियम जरूर याद कर लें। तो ये सब चीज़ें हैं, ये न्यूज में है, इसका टॉप 5 आप पढ़ कर जाएँ। और टॉप 5 नहीं हो रहा, टॉप 3 तो पढ़ कर जाएँ। तो चलिए इससे हम अगर ऑप्शंस में खोजते हैं हम लोग, तो इसमें क्या मिलेगा? चाइना एंड इंडोनेशिया। तो मैंने क्या बताया? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड लिथियम, ये 4 चीज़ें आपको पढ़कर जाना है। अगर आएगा तो इन 4 में से ही आ जाएगा, आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रांची प्लेटू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए ये क्वेश्चन था, ये नहीं आता होगा, ये मेजॉरिटी लोगों को नहीं आता होगा। जैसे इसमें कुछ ऑप्शन है जो काटा जा सकता है। क्यों काटा जाता है मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पे देखते हैं डाउनवर्ड पेनिप्लेन। तो ये जो है ये डाउन की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होता है? पेनिप्लेन किसे कहते हैं? पहले इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं चाहिए, प्लेन है, पेनिप्लेन है। तो इसमें ये होता है कि कोई ये स्ट्रक्चर है, इसमें इरोजन हो रहा है लगातार, इसमें जो लगातार इरोजन हो रहा है उसके कारण क्या है कि ये प्लेन बनने जा रहा होता है। तो ये इसे कहते हैं पेनी प्लेन, कि ये प्लेन है नहीं लेकिन इरोजन होते होते ये प्लेन बन जाएगा कुछ वक्त में। तो अब बात करते हैं इसका, ऑप्शन डी पे आते हैं जब हम। तो ऑप्शन डी का मतलब क्या हो गया कि ये जो है आपका पेनी प्लेन, ये इरोडेड हो चुका है, लेकिन किसी वजह से ये जो है आपका ये नीचे जा चुका है ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट, सबमर्ज कर चुका है ये। और आपको पता है कि रांची जो है वो अभी मतलब सबमर्ज नहीं किया है, उसकी हाइट है अभी प्लेन से ऊपर है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं ट्रू पेनी प्लेन पे। इसका मतलब होता है आपका प्रोलॉन्ग्ड इरोजन, कि लगभग वो प्लेन बन चुका है, इसका मतलब होगा प्रोलॉन्ग्ड इरोजन। तो ये नहीं होगा। अब बात करते हैं इंसिपिएंट पेनी प्लेन पे। तो इसका मतलब होता है कि इंसिपिएंट मतलब हुआ ईयरली स्टेज ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ लैंड ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप, ड्यू टू इरोजन। तो इंसिपिएंट पेनिप्लेन हो गया, ट्रू पेनिप्लेन हो गया। अब ये जो हमारा जो रांची है, ये आपको दिखता है ऐसा कोई पहाड़ ऐसा नहीं है कि मतलब रांची जहाँ बसा हुआ है उसके आसपास तो पहाड़ है, लेकिन जो रांची है वो प्लेन तो हुआ है, पेनी प्लेन है क्योंकि इरोजन हुआ है, लेकिन वो किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण वो ऊपर आ गया है बाकी आसपास के एरिया से। तो प्लेन नहीं है, प्लेट्यूज है, लेकिन वो ऊपर आ गया, इसलिए इसका आंसर होगा अपलिफ्टेड पेनी प्लेन। आप यहाँ पे अब जान गए कि इंसिपिएंट पेनिप्लेन क्या होता है, ट्रू पेनिप्लेन क्या होता है, और फिर यहाँ पे डाउनवर्ड पेनिप्लेन क्या होता है। ये आपका सिंकिंग से है रिलेटेड, सिंक कर गया ड्यू टू एनी टेक्टोनिक एक्टिविटी, और बस लोअर हो गया। अब लिफ्टेड है टेक्टोनिक एक्टिविटी ऊपर हो गया। ट्रू पेनिप्लेन प्रोलॉन्ग्ड इरोजन, इंसिपिएंट पेनिप्लेन ईयरली स्टेज ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू इरोजन। तो अब है कि क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, ये पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई मतलब नहीं। अब आता है कि इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि रांची प्लेट्यू क्या है। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक पार्ट इसे बोल सकते हैं। तो आपको याद करना है कि रांची प्लेट्यू के ऊपर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इधर छत्तीसगढ़ प्लेट्यू है, इधर बघेलखंड है, उसके ऊपर बुंदेलखंड है, फिर मालवा है, महाराष्ट्र प्लेट्यू है, तेलंगाना प्लेट्यू है, फिर यहाँ पे आपको कर्नाटका प्लेट्यू है। तो इस तरीके से आपको ये जो डायग्राम है इसे आपको याद करना है, कि जैसे आपको पूछ दे अगर
मान लीजिए कि आपका बीपीएससी पूछ देता है कि आप अरेंज करिए छोटा नागपुर प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू और कर्नाटका प्लेट्यू में कि कौन नॉर्थ टू साउथ है। तो आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए। और रांची प्लेट्यू तो याद रखिए, एक तरफ बागेलखंड है, छोटा नागपुर का एक पार्ट इसे माना जाएगा, और ये छत्तीसगढ़ प्लेट्यू नीचे है। तो ये पोर्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ कोल। तो ये जो सवाल है, ये मतलब जो जेपीएससी की तैयारी करते हैं उन्हें आता है, आराम से आता है। लेकिन बीपीएससी वाले ना धीरे धीरे ये चीज़ें पढ़ना बंद कर दिए। शुरुआत में तो पढ़ते थे, लेकिन अब जब से झारखंड में, अब झारखंड पे क्वेश्चन आता है नहीं, लेकिन इस बार पता नहीं डीएसओ में पूछा है, झारखंड रांची प्लेट्यू हो गया, ये सवाल हो गया, इसमें पूछा है इन लोगों ने। तो एक बार ना इसे भी हम मैप से देखते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या था इसमें, करनपुरा, गिरिडीह, बोकारो, बुलाडीला। ये क्या है, नॉर्थ करनपुरा, साउथ करनपुरा, बोकारो, गिरिडीह। आपको 3 ऑप्शन यहीं पे मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करनपुरा में है कोल, गिरिडीह में भी कोल है, बोकारो में भी कोल है। आंसर हो जाएगा आपका बुलाडीला। तो आपको बस अगर ये चीज़ आपके दिमाग में होता तो आपको आराम से आपका बन जाता क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, लोगों को बोकारो भी लग सकता है, लेकिन अगर उन्हें पता नहीं है कि बीसीसीएल है यहाँ पे, तो उन्हें हो सकता है कि इस चीज़ों का दिक्कत हो। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपको मैप पता होना चाहिए। तो ऐसे सवाल पे आप डरे नहीं, ये कट ऑफ कम करने के लिए होता, वरना कट ऑफ हमेशा 100+ चला जाए किसी भी एग्जाम में। उसे जैसे बीपीएससी 2 बार 91 पे रोक दिया, 91 के राउंड, तो इसके लिए ऐसे सवाल होते हैं। चलिए अगले पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोट्स गिवन बिलो। गंगा, यमुना, कृष्णा, महानदी। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, मतलब सोना छोड़ दो आप, मतलब नींद 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें सारे नहीं आने चाहिए, लेकिन आपको इतना आना चाहिए कि बन जाए, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा सवाल है। जैसे 2 चीज़ें सबको पता है यहाँ पे, गंगा, कोसी, यमुना, चंबल। ए का 3, बी का 1, ए का 3 और बी का 1। ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सी का 2, डी का 4 कर देंगे, कृष्णा भीमा, डी का 4 शिवनाथ। तो ये चीज़ ये मतलब ऐसा नहीं है देखकर डरना है, ये बहुत ही आसान है। लेकिन अब इसे हम यहाँ तो नहीं छोड़ेंगे, इसे आगे चलते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, गंगा जब आया तो गंगा के कौन कौन से ट्रिब्यूटरी, यहाँ कोसी था ऑप्शन में। उसी तरह यमुना पे आता है, यमुना के कौन कौन से हैं, यहाँ चंबल, बेतवा, ये सब है। तो यहाँ पे चंबल हो गया। अब आते हैं कृष्णा पे। कृष्णा का कौन सा है, भीमा। देखिए भीमा यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से हो गया। महानदी है, महानदी यहाँ पे है, लेकिन इसमें बस एक तेल दिया है, बाकी नहीं दिया है, तो महानदी को अलग से देखते हैं। महानदी के कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, तो यहाँ पे शिवनाथ, जोंक, ओग, तेल, मांड, हसदेव। तो इसमें शिवनाथ दिया था। बात था कि आपको शिवनाथ पता होना जरूरी था ही नहीं, आपको क्या पता होना था, कोसी और चंबल। अगर भीमा पता तो और अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनर आपको चाहता है कि पहले तो आपको गंगा का कोसी पता हो। तो इसके लिए आपको पहले ए का 3 इसने 2 ऑप्शन में दे दिया कि ठीक है आपको ये पता है, 2 ऑप्शन आपने काट दिया। अब आप इन तीनों में से कोई एक तो बता दो, बस ये चीज़ था। आप एक चीज़ देखिए, डी का 4, ये दोनों ऑप्शन में सेम है, क्योंकि इस पर वो आपको चेक ही नहीं करना चाह रहा। उसे पता है कि आपको हो सकता है नहीं पता हो। शिवनाथ कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो सबको पता होता। तो आपका मेन यहाँ पे खेल हो गया था कि यमुना का चंबल पता होना चाहिए, और इतना अच्छा ऑप्शन बनाया था कि चंबल सबको पता है कि उधर कोटा के साइड जो है वो उधर बहता है राजस्थान की तरफ। तो यहाँ पे सबको पता है कि वो राजस्थान की तरफ बहता है, एमपी राजस्थान उस एरिया में। तो ये कृष्णा हो नहीं सकता कृष्णा का, क्योंकि कृष्णा नीचे है, महानदी उड़ीसा की तरफ है। तो ये सवाल जो भी मैथ द फॉलोइंग आता है वो हमेशा इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप तुक्का ले रहे हैं, आपके अगर मानिए 20 क्वेश्चंस बचे हैं और आपको टाइम नहीं है, तो इसको ऐसे क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें आप अगर 1 या 2 ऑप्शन भी जानते हैं तो आपका ये 100% सही होगा। बाकी आप जो नॉर्मल 4 ऑप्शन वाले आते हैं उसमें आप 50-50 पे जाएंगे, 33 पे जाएंगे, 3 ऑप्शन में है तो लेकिन इसमें आप 100% सही कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसे मतलब याद कर सकते हैं, लेकिन इसे मैप से सीखते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ज्योग्राफी का मतलब होता है मैप। बस मेनली
जो भी आप अगर बिना मैप के भी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप, जैसे कि अगर आप ओशन के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, तो ये सब चीज़ें भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इमेज होना चाहिए एक, कि कैसे वहाँ पे अगर इंडिया का पेनिनसुला है तो यहाँ पे अच्छा कितने देर दूर तक, कितने नॉटिकल माइल तक इंडिया का है उस पर, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मैप से हमेशा पढ़ना चाहिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, कितना अच्छा सवाल है। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, तो क्या लिखा, ग्रेटर हिमालय। हमें कुछ नहीं करना, इसमें आएंगे, ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे इसमें बना रहा हूँ, ये है ग्रेटर हिमालय, देख लिए। अब कौन सा नदी है जो इसके ऊपर से निकलता है, नॉर्थ मतलब ऊपर से, तो हम सबसे पहले झेलम देखेंगे। ये आपको नीचे दिख रहा है इसके, यह देखिए यहाँ पे नीचे है। फिर आप आइए चेनाब में, यहाँ पे है, नीचे है, ऊपर तो नहीं है ये। रवि रिवर जो है, रावी के पास आते हैं। रावी के पास क्या है, रावी के पास देखिए यह नीचे है, तो रावी, चेनाब, झेलम, ये तीनों नीचे हो गया। अब आते हैं सतलज पे। सतलज कहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे होते हुए, ये आपका इस लाइन के ऊपर है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो जाएगा सतलज। लेकिन अब अगर यहाँ पे अगर ये सवाल आया ही है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नदी कहाँ से निकलता है। पहले बात करते हैं रावी का। रावी निकलता है आपका कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। झेलम कहाँ से निकलता है आपका, पीर पंजाल रेंज, ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब चेनाब की बात करते हैं। चेनाब कहाँ से निकलता, चेनाब बनता है कॉन्फ्लुएंस से, किस दो रिवर है कॉन्फ्लुएंस से, चंद्रा एंड भागा। कहाँ पे, लाहौल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं सतलज का। ये अगर ये आपको लोकेशन भी पता है तो पता है, क्योंकि ग्रेटर हिमालय जब ऐसे आता है, इसके नीचे आपका इंडिया के पार्ट्स हैं, इसके ऊपर अगर कोई नदी निकल रही है तो वो तिब्बत से निकलने लगती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जो एरिया है, यह देखिए चाइना तिब्बत लिखा हुआ, तो इस एरिया में अगर कोई नदी इसके ऊपर जो है, इसके एरिया से निकल रही है तो तिब्बत वाले एरिया। तो सतलज कहाँ से निकलता है आपका, सतलज निकलता है आपका लेक राक्षस तल इन साउथ वेस्टर्न तिब्बत। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये नदी कहाँ से, ये नदियाँ कहाँ से निकलती है। ये हमेशा ये हमेशा न्यूज में रहती है नदियाँ, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ये जो पंजाब जो है वो 5 नदियों से मिलकर बना है, इसमें से एक नदी मिसिंग है, उसे आप कमेंट में बताएं कि वो नदी कौन सी है जो मिसिंग है इस लिस्ट में, और वो कहाँ से निकलती है, ये ज़रूर आप बताएं। आपको इस मैप पे दिख क्या होगा, ये इस मैप पे, हाँ इस मैप पे आपको दिख जाएगा, लेकिन तब भी आपको ये चीज़ बताना, कमेंट करना। इस मैप पे मुझे लग रहा है नहीं दिख रहा है वो नदी, नहीं उसके बारे में नहीं है, तो आपको उसमें कमेंट में बताना है कि कौन सी नदी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और वो नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। चलिए, थैंक यू। और मैं आपको एक बात लास्ट में ही बोलना चाहूँगा कि बहुत ही कम दिन बचे, जस्ट 1 मंथ। अभी सब कुछ भूल जाइए, अभी डर लगेगा, एंजाइटी होगा, तबीयत भी हो सकता है इस चक्कर में ख़राब हो जाए, तो बस आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ तो अभी दिक्कत ही रहेगा, क्योंकि आपको एंजाइटी होगा। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, एंजाइटी को दूर करने का तरीका, बहुत लोग पूछते हैं एंजाइटी को दूर कैसे करें। सबके साथ दिक्कत होता है, ऐसा कोई नहीं जिसके मतलब ऐसा दिक्कत नहीं होता है। तो पहला एंजाइटी दूर करने का, आप जैसे आज रात को, कल का एक टारगेट बनाइए कि मुझे इस सब्जेक्ट में 2 चैप्टर पढ़ना है। अगर आप ये 2 या 2 से ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ लेते हैं ना, माने 3 चैप्टर्स, आपको कभी एंजाइटी नहीं होगा। एंजाइटी का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम एक टारगेट बनाते हैं। आप कमेंट में बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। टारगेट बनाते हैं 6 चैप्टर्स का, हम पढ़ पाते हैं 2 चैप्टर्स, हम फिर एंजाइटी लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं कि 4 चैप्टर तो छूट गए। तो क्यों ना छोटे टारगेट्स बनाए जाएँ। आप कब कहेंगे छोटे टारगेट्स बनाएंगे तो हमारा सिलेबस नहीं ख़त्म होगा, तो ऐसे भी वो आपको याद नहीं रह रहा है उस एंजाइटी उस स्ट्रेस में, तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, और जो मेन रीजन्स है, जो मेन चीज़ें उसमें बनाएं। जैसे कि अभी ज्योग्राफी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ जाएँ, क्लास 11। जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, जिसमें नदियों की बात, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो है एक, और एक नॉर्मल फिजिकल जो है वर्ल्ड का, दोनों बुक्स आप पढ़ जाएं। इंडियन वाला पहले पढ़ें,
क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है। अगर यूपीएससी होता तो मैं बोलता पहले वो वाला पढ़ें जिसमें ओशंस की बात है। ऐसे इंडिया वाले में जैसे बात हुआ है, इसमें आपको डेजर्ट की बात है, गंगा रिवर का बात है, ये पहले पढ़ें फिर ये पढ़ें। बस ये दोनों पढ़ें और बंद कर दें, हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें, पीवाईक्यू करें। अगर होना होगा, अगर आना हो सवाल आएगा, नहीं आना हो किसी से नहीं बनेगा वो। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। आप इसी में देखिए ना, इसी चैप्टर में वो दोनों जो मैं एनसीईआरटी बता रहा हूँ, पतली पतली बुक्स हैं, कौन सा सा है। चलिए ये सवाल तो है कि उसमें कोई उतना देखता नहीं उस मैप को, चलिए इसको छोड़ दीजिए कट ऑफ कम करने के लिए। रांची प्लेटिव वाला भी छोड़िए, लेकिन बाकी जो इंडिया वाले सवाल हैं वो जैसे ये है, ये तो ये इमेज ही बना हुआ है इसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी वाले में। तो इन सब चीज़ों को, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा, मेडिटेरियन रीजन के क्लाइमेट के बारे में। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ना होगा। तो चलिए, इतना देर सुनने के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और तैयारी चलते रहे। और सैटरडे को बात करते हैं हम लोग 1 to 1। जब तक मतलब आपको कोई भी डाउट हो तो सैटरडे को 9 PM पे हम लोग बात करेंगे 1 to 1 टेलीग्राम पे। और जब तक सबका डाउट ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग बात करेंगे। और ऐसा मतलब वो जो भी है बीपीएससी रिलेटेड, जिन्हें भी जो भी डाउट है वो वहाँ पे बात करते हैं। चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।